यूक्रेन ने पुकारा, यूरोप ने चौंकाने वाला जवाब दिया। नीदरलैंड्स, जर्मनी, बेल्जियम और यूके ने मिलकर यूक्रेन के लिए कुछ हैरान कर देने वाला किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की को लगभग वह सब कुछ और उससे भी ज्यादा मिल गया है जो उन्होंने मांगा था, क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन को ठीक वही दिया है जिसकी उसे लड़ाई रूस तक ले जाने के लिए जरूरत है। अब अगला कदम आसान है, यूक्रेन रूस की धज्जियां उड़ा दो। वो हाल ही में हुई रामस्टीन बैठक हो चुकी है और यूक्रेन पहले की लगभग सभी बैठकों की तुलना में इस बार और बड़ा विजेता बनकर निकला है। कितना बड़ा? यूक्रेन उस बैठक से करीब 4 अरब डॉलर की नई सहायता पैकेजों के साथ निकला है। ये सिर्फ कोई अस्पष्ट वादे नहीं हैं। ये पैसा यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में ठीक उन्हीं तरह के हथियारों के रूप में मिल रहा है जिसकी पुष्टि रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने की है। फेडोरोव ने बैठक के बाद ब्रीफिंग में कहा कि यूक्रेन के सहयोगियों को अब अवसर की खिड़की दिख रही है। उन्होंने बताया कि नई सहायता में क्या मिलेगा। आज पर्ल प्रोग्राम के तहत शायद 1 अरब डॉलर के अब तक के सबसे बड़े पैकेजों में से एक की घोषणा हुई। आज लंबी दूरी की तोपखाने के लिए 30 किलोमीटर से अधिक की क्षमता वाले सिस्टम का पैकेज पेश किया गया, फेडोरोव ने कहा। उस बयान में मुख्य बात यह है कि ये शायद पर्ल प्रोग्राम के तहत सबसे बड़े सहायता पैकेजों में से एक है। पर्ल का मतलब है प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट्स लिस्ट, और ये एक कार्यक्रम है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्थापित किया है जो यूक्रेन के अन्य साझेदारों को अमेरिकी निर्मित हथियार खरीदने की अनुमति देता है, जिन्हें फिर सीधे यूक्रेन भेज दिया जाता है। हथियारों को डिलीवरी से पहले किसी दूसरे देश में रोक कर रखने वाला बिचौलिया हटा दिया गया है। यूक्रेन अपनी ज़रूरतें बताता है और सहायता उन्हीं हथियारों पर खर्च होती है जो सीधे वहां भेजे जाते हैं। पर्ल ने पहले भी बड़े सहायता पैकेजों की निगरानी की है। 2025 के अंत तक नाटो सदस्य और साझेदारों ने पर्ल को 4 अरब डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि ये कई महीनों में था और उम्मीद थी कि 2026 और उसके बाद इस कार्यक्रम में और भी ज्यादा पैसा आएगा। अब हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। पर्ल में 1 अरब डॉलर अतिरिक्त मिलने से यूक्रेन को पश्चिमी हथियार मिलेंगे जिनकी उसे अपने घरेलू ड्रोन और हथियार उत्पादन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। लेकिन पर्ल पूरी कहानी नहीं है। हमने वीडियो की शुरुआत में 4 देशों का जिक्र किया था। ये सभी 4 देश सहायता और अन्य मदद के साथ आगे आ रहे हैं, जिसका उद्देश्य यूक्रेन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना है। हम बेल्जियम से शुरू करेंगे। रामस्टीन फॉर्मेट की बड़ी खबर ये रही कि बेल्जियम अब आखिरकार यूक्रेन को कुछ F-16 विमान देगा, जिनका वादा उसने कई साल पहले किया था। 7 विमान जल्द ही यूक्रेन की धरती पर उतरेंगे, जिनमें से 3 पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जबकि बाकी 4 विमान ऐसे हैं जिन्हें यूक्रेन अपने बाकी F-16 बेड़े के रखरखाव के लिए पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये बेल्जियम के पिछले वादे से बड़ा सुधार है, जिसमें उसने केवल 4 ऐसे F-16 विमान जो युद्ध के लिए तैयार नहीं थे देने का वादा किया था। RBC यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक ये संकेत है कि बेल्जियम अब उन देरियों को पार कर रहा है जिनसे पहले डिलीवरी रुकी थी। बेल्जियम और नॉर्वे ने यूक्रेन को 36 F-16 विमानों की डिलीवरी रोक दी थी। बेल्जियम इसका कारण F-35 विमानों की अमेरिका से डिलीवरी का इंतजार करना था। नॉर्वे के F-16 विमान बेल्जियम की एक सुविधा में मरम्मत के लिए रखे गए हैं और RBC यूक्रेन के मुताबिक ये मरम्मतें भी रुकी हुई हैं। तो यह तथ्य कि बेल्जियम ने यह वादा किया है यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि अब बहाने और देरी आखिरकार खत्म हो रही है और यूक्रेन की वायुसेना को आखिरकार मजबूती मिलेगी, उन विमानों के साथ जिनके बारे में कई लोग कहेंगे कि उन्हें सालों से यूक्रेन की रक्षा और रूस को तबाह करने के लिए आसमान में होना चाहिए था। अगला है यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम पर यूक्रेन समर्थन में देरी या पीछे हटने का आरोप नहीं लग सकता। यह लगातार यूक्रेन के सबसे प्रबल समर्थकों में से एक रहा है और पहले ही ड्रोन उत्पादन सहयोग समझौते कर चुका है। साथ ही यह कोएलिशन ऑफ द विलिंग का नेतृत्व कर यूक्रेन को युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी देने और संभवतः वहां सैनिक तैनात करने की योजना बना रहा है। रामस्टीन में यूनाइटेड किंगडम ने रूस की स्थिति और बिगाड़ने और यूक्रेन की मदद बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया। और ज्यादा का क्या मतलब है? सैकड़ों मिसाइलें
और हजारों ड्रोन रूस की यूनाइटेड किंगडम में जमा संपत्तियों की रकम से खरीदे गए हैं। आरबीसी यूक्रेन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ने यूक्रेन के लिए 852 मिलियन पाउंड के पैकेज का वादा किया है। इसमें 1,50,000 यूक्रेनी ड्रोन की फंडिंग और यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए 350 मिसाइलें दी जाएंगी। वायु सुरक्षा के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम यूक्रेन की प्रणालियों के लिए और अधिक आधुनिक रडार भी उपलब्ध कराएगा, जिससे यूक्रेन आने वाले खतरों को पहचान सकेगा जिन्हें वह अपनी मिसाइलों और इंटरसेप्टर ड्रोन से नष्ट कर सकता है। यहाँ हम यूरोप के सबसे मजबूत गठबंधनों में से एक को मजबूत होते देख रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने एक बार फिर यूक्रेन के लिए मदद की है, जबकि वो अपने देश में खुद की उथल पुथल से भी जूझ रहा है, जिसमें पूर्व रक्षा सचिव जॉन हीली के इस्तीफे और यूनाइटेड किंगडम में सैन्य खर्च को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का इस्तीफा भी शामिल है। यूक्रेन इस मदद की सराहना करेगा। वह अतिरिक्त वायु रक्षा समर्थन के लिए भी आभारी रहेगा, खासकर क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो सहायता देगा वह रामस्टीन बैठक के दौरान जर्मनी द्वारा किए गए वादों के साथ पूरी तरह मेल खाती है। जर्मनी ने यूक्रेन को वायु रक्षा गोला बारूद खरीदने के लिए $400 मिलियन और PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए $200 मिलियन देने का वादा किया है। ये मदद पर्ल प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, की पोस्ट ने रिपोर्ट किया। इसका मतलब जर्मनी पर्ल बनने के बाद चौथी बार इसका उपयोग कर रहा है और पेट्रियट मिसाइलें खरीदना यूक्रेन के लिए अहम है। ये वही प्रकार की मिसाइलें हैं जिनकी यूक्रेन को रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए ज़रूरत है, लेकिन हाल के महीनों में यूक्रेन के अंदर इनकी भारी कमी रही है। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने पर्ल के बाहर की जा रही अन्य जर्मन पेशकशों का भी जिक्र किया। हवाई रक्षा हमारे प्रयासों का केंद्र है। हमने यूक्रेन को एक और आइरिस-T सिस्टम दिया है। हाल ही में हमने गाइडेड आइरिस-T SLS और SLM मिसाइलों की आपूर्ति भी तेज की है। इसके अलावा हम अपनी खुद की भंडार से 3 अंकों की संख्या में एयर टू एयर मिसाइलें भी उपलब्ध कराएंगे। यूके और जर्मनी ने सैन्य सहायता में एयर डिफेंस पर ध्यान दिया है। इसके पीछे अच्छा कारण है। यूक्रेन को ज्यादा मिसाइल और आधुनिक सिस्टम्स चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने रामस्टीन फॉर्मेट के उद्घाटन भाषण में नेटो के सेक्रेटरी मार्क रूटे को यह बात स्पष्ट बता दी थी। कल मैंने मार्क से 2 जरूरी बातें की। पहला, एयर डिफेंस सिस्टम्स की संख्या, दूसरा आर्टिलरी शेल्स। जेलेंस्की ने कहा, दोनों की तुरंत जरूरत है, दोनों फिलहाल पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों के प्रमुखों को और भी अधिक करने के लिए प्रोत्साहित किया, सिर्फ यूक्रेन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रूसी खतरे के खिलाफ यूरोप की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी। और आंकड़े जेलेंस्की का समर्थन करते हैं। खार्किव के गुआरा मीडिया के अनुसार रूस ने मई में यूक्रेन पर 8,150 ड्रोन और 211 मिसाइलें दागी, जिसमें 274 नागरिकों की मौत हो गई और 1,763 अन्य घायल हो गए। यही है रूसी रणनीति, यूक्रेन की जनता को डराने के लिए युद्ध अपराध करना ताकि वे हार माने। ये दुखद आंकड़ों के बावजूद असली खबर अवरोधन दरों में छुपी है। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने रूस के लगभग 90% ड्रोन मार गिराए, जिसमें इंटरसेप्टर ड्रोन की अहम भूमिका रही। ये दर बेहतर हो सकती है, पर अभी यूक्रेन की प्राथमिकता नहीं है। यूक्रेन की प्राथमिकता अभी रूसी मिसाइलों का खतरा है। मई में रूस ने जो 211 मिसाइलें दागी, उनमें से यूक्रेन केवल 55% को ही रोक सका। ये संख्या बैलिस्टिक मिसाइलों के मामले में और भी कम हो जाती है, जिनमें से यूक्रेन रूस द्वारा दागी गई मिसाइलों में से केवल 17% को ही रोक पाया। यहाँ पैट्रियट मिसाइलें और आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां जरूरी हैं। यूक्रेन को इनकी जरूरत है। जर्मनी और यूके ने इन्हें और देने का वादा किया है। यूक्रेन की मिसाइल इंटरसेप्शन दर कुछ और महीनों तक बढ़ सकती है। इससे नागरिक मौतें कम होंगी, मनोबल बढ़ेगा और रूस की यूक्रेन के पीछे के इलाकों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता घटेगी। पीछे कम नुकसान से मोर्चे पर ज्यादा आक्रामक ताकत भेजी जा सकती है। और जब हम आक्रामक कार्रवाई की बात करते हैं तो वहीं नीदरलैंड्स की भूमिका सामने आती है। अभी तक हमारी चर्चा मुख्य रूप से उन यूरोपीय देशों पर रही है जो यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाव के लिए जरूरी सहायता दे रहे हैं। ये जरूरी है, यही मौका है जिसका फेडोरोव ने जिक्र किया, क्योंकि यूक्रेन रूस के खिलाफ आगे बढ़ रहा है। नीदरलैंड्स के लिए रामस्टीन बैठक
यूक्रेन की आक्रामक क्षमता बढ़ाने का मौका थी, खासकर रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों और रूस की जमीन पर नुकसान पहुंचाने के लिए। इसका मतलब क्या है, हम अभी थोड़ी देर में सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले ये याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी 1 सेकंड के लिए रुके, बटन दबाएं और फिर वीडियो पर वापस आ जाएं। नीदरलैंड्स ने आक्रामक कार्रवाई को प्राथमिकता दी। आरबीसी यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड्स अन्य चीजों के अलावा अपने सहायता पैकेज के तहत यूक्रेन को 700 क्रूज मिसाइलें देगा। ये हमें उस स्पष्ट सवाल पर ले आता है कि आखिर ये मिसाइलें आएंगी कहां से। आखिरकार ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड्स के पास क्रूज मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है जिसे वह यूक्रेन को सौंप दे और साथ ही अपने खुद के क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। उसके पास कुछ मिसाइलें हैं। अप्रैल 2025 में नीदरलैंड्स ने $2 अरब में 175 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें खरीदने की घोषणा की, जो यूक्रेन नहीं भेजी जाएंगी। अमेरिका को इसकी मंजूरी देनी होगी और ये संख्या आरबीसी यूक्रेन के 700 मिसाइलों के आंकड़े के करीब नहीं है। लेकिन यही वह जगह है जहां डच सहायता की चतुराई सामने आती है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को अपनी 700 क्रूज मिसाइलें नहीं देगा, बल्कि 700 रूटेर मिसाइलों के निर्माण के लिए फंड देगा। ऐसा लगता है कि ये मिसाइलें डच क्षेत्र की डेस्टिनस निर्माण सुविधा में बनेंगी, जिससे यूक्रेन को रूस द्वारा निर्माण स्थल ढूंढने और नष्ट करने की चिंता नहीं होगी। इसके बजाय नीदरलैंड्स 700 रूटेर मिसाइलों के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि खर्च करेगा और फिर उन सभी को यूक्रेन भेज देगा। यूक्रेन को कौन सी रूटेर मिसाइलें मिलेंगी, इसकी पुष्टि नहीं हुई। इनमें रूटेर ब्लॉक 1 बाकी 2 के लिए आधार है। ये विशेष संस्करण 300 किमी तक जा सकता है और 150 किलोग्राम पेलोड ले सकता है, जो यूक्रेन द्वारा रूसी रसद को बुरी तरह तबाह करने के लिए मई के आसपास से चलाए जा रहे मध्यम दूरी के हमलों के अभियान के लिए उपयुक्त है। यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र के अनुसार रूटेर ब्लॉक 2 की रेंज अब 800 किलोमीटर और पेलोड 250 किलोग्राम है। जहां तक ब्लॉक 3 की बात है, वह 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 250 किलोग्राम का पेलोड भी पहुंचा सकता है। ये दूरी मॉस्को और उससे भी आगे तक मार करने के लिए पर्याप्त है। ये मिसाइल इतनी शक्तिशाली है कि रूस की युद्ध मशीन को चलाए रखने वाली तेल और सैन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रूटर यूरोप की वर्षों पुरानी क्रूज मिसाइल उत्पादन समस्या का समाधान है। नीदरलैंड्स का 700 क्रूज मिसाइल यूक्रेन को देने का वादा फ्योडोरोव की अवसर की खिड़की वाली टिप्पणी को गंभीरता से लेने को दर्शाता है। यूक्रेन पहले से ही ड्रोन और अपने खुद के ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड्स का इस्तेमाल करके रूसी पीछे के इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप उस समीकरण में सैकड़ों शक्तिशाली मिड और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइलें जोड़ दें तो रूस की दहलीज पर और भी ज्यादा दर्द सीधे पहुंचाया जाएगा, ठीक उसी समय जब यूक्रेन के दूसरे साझेदार भी यूक्रेन की रक्षा को उन्हीं तरह के हथियारों के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन के 4 सहयोगियों ने जून के मध्य में हुई रामस्टीन बैठक का इस्तेमाल एक संदेश देने के लिए किया। हम यूक्रेन को उसकी जरूरत की चीजें दे रहे हैं। अब यूक्रेन की जिम्मेदारी है कि वह पिछले 4 से ज्यादा वर्षों में रूस ने जो किया है उसकी कीमत उससे चुकवाए। फ्योदोरोव ने खुद इस बात की ओर इशारा किया, यह बताते हुए कि इन 4 देशों से यूक्रेन को मिलने वाली सहायता यूक्रेन की मौजूदा 3 मुख्य प्राथमिकताओं में काफी मदद करती है। ये हमारे एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस प्रोग्राम है। दूसरी प्राथमिकता लंबी दूरी की तोपखाना, तीसरी ड्रोन है। फ्योदोरोव कहते हैं, यूक्रेनी ड्रोन आज दुश्मन को रोकने, मध्यम दूरी के हमले करने और दुश्मन की जमीन पर हमला करने में मदद कर रहे हैं। एंटी बैलिस्टिक और एयर डिफेंस की जरूरतें पूरी हो चुकी है और अगर यूक्रेन को रूटेर ब्लॉक 3 मिसाइलें मिलती है तो उसे मध्यम दूरी के हमले करने और रूस के अंदर लक्ष्यों पर वार करने की क्षमता भी मिल जाएगी। मांगो और तुम्हें मिलेगा। यूक्रेन और इसका युद्ध के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, यह है उसकी पूरी तस्वीर। इस भारी सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा बिल्कुल सही समय पर हुई है, क्योंकि ये रूस द्वारा किए जा रहे कदमों, खासकर हवाई मोर्चे पर, का सही जवाब है। लीगा के अनुसार रूस ड्रोन उत्पादन बढ़ा रहा है और अपनी कुछ मिसाइलों को आधुनिक बना रहा है, जिससे यूक्रेन पर हवाई हमले ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वास्तव में हमने हाल के महीनों में इसका सबूत देखा है। 2 जून को मॉस्को टाइम्स ने बताया
कि अप्रैल में रूसी विमान उत्पादन सालाना दोगुने से ज्यादा बढ़ा, जो 2025 के स्तर से 117% ज्यादा था, और यह औसत वार्षिक वृद्धि दर 68% से कहीं ज्यादा थी। इसका मतलब ये नहीं कि रूस हर साल सैकड़ों फाइटर जेट बना रहा है। उत्पादन में बढ़ोतरी मुख्यतः यूक्रेन पर हमले के लिए बनाए जा रहे स्ट्राइक ड्रोन की वजह से है। मिसाइलों की बात करें तो 13 जून को लीगा की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि रूस अपने इस्कंदर और 101 मिसाइलों के साथ साथ अपने KAB बमों का भी आधुनिकीकरण कर रहा है। रूस इनकी रेंज बढ़ाने, एयर डिफेंस के खिलाफ इनकी क्षमता मजबूत करने और बस इनका उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लीगा की रिपोर्ट के मुताबिक सैन्य अधिकारी कर्नल अलेक्जेंडर जारूबा हथियारों और उपकरणों के परीक्षण व प्रमाणन के लिए राज्य अनुसंधान संस्थान में मुख्य अनुसंधान फेलो हैं। उन्हें रूस की योजनाओं की अच्छी जानकारी है। यूक्रेन को बढ़ते ड्रोन उत्पादन और मिसाइल खतरे का सामना करना होगा। यूक्रेन को वादा की गई वायु रक्षा प्रणाली और यूक्रेन द्वारा खुद इंटरसेप्टर ड्रोन पर किए जा रहे काम के साथ इस खतरे का सामना करना अब संभव हो गया है। यूक्रेन अब रूस द्वारा भेजी गई ज्यादा चीजों को रोक सकेगा, जो अच्छा है, खासकर जब रूसी ड्रोन और मिसाइलें हर महीने सैकड़ों अगर हजारों नहीं तो नागरिक हताहत कर रही हैं। ये सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए बड़ा लाभ है, लेकिन फ्योदरोव द्वारा बताई गई उस मौके की खिड़की की बात भी है। रामस्टीन बैठक में वह अकेले नहीं थे जिन्होंने वह शब्द इस्तेमाल किया। रुट्टे ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया, यह बताते हुए कि इस बैठक ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों को एक महत्वपूर्ण नेटो शिखर सम्मेलन से पहले आपूर्ति पर केंद्रित चरण में जाने की क्षमता दी है, जो अंकारा में होने वाला है। मौके की खिड़की, मुझे लगता है कि आज यही मुख्य विषय है, रुट्टर ने कहा और आगे जोड़ा कि यूक्रेन की प्राथमिकताओं पर केंद्रित सहायता रूस पर दबाव बढ़ाने में मदद करेगी और उन्हें वार्ता की मेज पर बैठने और अंततः इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए मजबूर करेगी। सैन्य सहायता की आपूर्ति के नए चरण की बात कोई खोखली चर्चा नहीं है। यह दिखाती है कि यूक्रेन, रुट्टर और यूरोप के कई लोग युद्ध के मैदान पर क्या देख रहे हैं। यूक्रेन बढ़त पर है और रूस पिछले 4 वर्षों में जो कुछ भी हासिल कर पाया है वैसा कुछ भी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि वह वसंत और गर्मी के हमले के बीच में है, जिसे तथाकथित विशेष सैन्य अभियान को समाप्त करना था। जमीनी हकीकत यह है कि रूस की सेना पर अब पहले से कहीं ज्यादा दबाव है। यूक्रेन ने रणनीतिक रूप से जवाबी हमला कर 2026 की शुरुआत से अब तक रूस से 600 से अधिक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें यूक्रेन ने कुछ क्षेत्र मुक्त कराया हो और रूस ने कहीं और उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र छीन लिया हो। युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW का कहना है कि अप्रैल और मई दोनों में यूक्रेन ने जितना क्षेत्र वापस लिया वह रूस द्वारा छीने गए क्षेत्र से ज्यादा था। शुद्ध क्षेत्र में यूक्रेन को बढ़त है, रूस रक्षात्मक मुद्रा में आ रहा है। अगर आप मौके की बात करें तो यह बड़ा बदलाव है। यह यूक्रेन के सहयोगियों को दिखाता है कि अधिक समर्थन रूसी आत्मसमर्पण की संभावना बढ़ाएगा। इस बदलाव का मुख्य कारण मध्यम दूरी के हमलों का अभियान है, जिसमें डच रूटेर मिसाइलें यूक्रेन की मदद करेंगी। 20 जून की अपनी यूक्रेन युद्ध की समीक्षा में ISW ने कहा कि यूक्रेन उस मोर्चे पर धीमा पड़ने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। वह खेरसोन ओब्लास्ट को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुलों पर हमला कर पुतिन के लिए अहम उस प्रायद्वीप को अलग थलग कर रहा है, जिससे उसकी रसद आपूर्ति कट रही है। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार दक्षिणी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाकों की सड़कें मिड रेंज स्ट्राइक के कारण नो गो जोन बन गई हैं। ये अभियान रूसी प्रयासों को भी कमजोर करता है, जो मोर्चे पर हमले शुरू करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि हम पुतिन के पिट्ठुओं की इतनी कम प्रगति देखते हैं और यूक्रेन जमीन भी आजाद कर रहा है। रूसी ऊर्जा अवसंरचना पर हमलों को भी इसमें जोड़ दे तो आपको एक शानदार यूक्रेनी रणनीति मिलती है, जो हर मोड़ पर रूस को कमजोर करती है और कम से कम 2026 के वसंत के आखिर में यूक्रेन के पक्ष में माहौल बदलने का कारण बनी है। 20 रूस गर्मियों में ज्यादा जोर देगा। मई के अंत में वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि रूस ने मोर्चे पर मशीनीकृत हमलों की संख्या बढ़ा दी थी। यूक्रेन ने जो दबाव बनाया है उसका फायदा मिल रहा है और ज्यादा समर्थन से ये दबाव बना रहेगा। साथ ही रूस के हवाई हमलों से बचाव में भी मदद मिलेगी।
इसी कारण जून 2026 का रामस्टीन फॉर्मेट यूक्रेन के लिए बेहद अहम था। ये सिर्फ दान की जा रही रकम की बात नहीं है, बल्कि उस पैसे का मतलब है। यूक्रेन के साझेदारों की ओर से एक ठोस स्वीकारोक्ति कि वे बदलाव होते देख रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि यूक्रेन और भी बहुत कुछ कर सकता है। अब मजबूत समर्थन जरूरी है, क्योंकि रूस की क्षमता घट रही है और यूक्रेन की क्षमता 4 साल की लड़ाई में इतनी ऊंचाई पर नहीं थी। यूक्रेन को इस गति को बनाए रखना होगा। 4 यूरोपीय देशों के कारण यूक्रेन को रूस को बुरी तरह तबाह करने के लिए जरूरी सब कुछ मिल गया। यूक्रेन लंबे समय से यही कर रहा है और 18 जून को मॉस्को में इसका बेहतरीन उदाहरण दिखा। अपनी टोपियां संभाल लीजिए, क्योंकि मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी की ईंधन भंडारण इकाई अपना ढक्कन नहीं संभाल पाई। और हमारा वीडियो देखिए, जिसमें हम आपको वे धमाके दिखाएंगे जिन्होंने रूस की राजधानी को हिला दिया और भयंकर आग लगा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारा अगला कंटेंट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।